अच्छा जनाब, अब यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं कि इसके बारे में, एटम के बारे में दुरुस्त जवाब क्या है, दुरुस्त स्टेटमेंट क्या है। पहला है द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। कहते हैं एटम में न्यूट्रॉन्स की तादाद इलेक्ट्रॉन के बराबर हो ही नहीं सकते। ठीक है, बाज में नहीं हो सकते, लेकिन पॉसिबल तो है। कैसे? अगर आप कार्बन को देखोगे ना, कार्बन के न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है और 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स की तादाद बराबर तो होगी। ये कहता है नॉट इक्वल, तो ये गलत हुआ। मास नंबर इज लेस देन एटॉमिक नंबर। मास नंबर एटॉमिक नंबर से छोटा होता नहीं है। मास नंबर एटॉमिक नंबर से हमेशा बड़ा होगा, इक्वल होगा या बड़ा होगा। अक्सर मतलब एक जगह इसमें इक्वल हो सकता है, लेकिन अक्सर बड़ा होता है, बड़ा। क्योंकि मास नंबर में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों की तादाद होती है। मास नंबर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों की तादाद होती है, तो ये तो बड़ा होगा बनिस्बत ऐसा नंबर जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की तादाद हो। तो मास नंबर हमेशा बड़ा होता है एटॉमिक नंबर से। ये भी गलत हुआ। ऑल द एलिमेंट्स हैव ओनली वन मास नंबर। ये तो बहुत ही पागलों वाले स्टेटमेंट है। तमाम एलिमेंट का सिर्फ एक मास नंबर है, तमाम एलिमेंट। कार्बन का भी मास नंबर एक जैसा है, नाइट्रोजन का भी एक जैसा। ये गलत है ना, तो दिस इज रॉन्ग। आखिरी, द मास नंबर कैन बी इक्वल टू द एटॉमिक नंबर। मास नंबर एटॉमिक नंबर के बराबर हो सकता है, अक्सर बड़ा है लेकिन बराबर हो सकता है। वो हाइड्रोजन के केस में एक एग्जांपल है। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर अगर 1 है तो उसका मास नंबर भी 1 है। तो ठीक है, यहाँ तक हम मान सकते हैं। क्या हुआ? स्क्रीन चला गया मेरी स्क्रीन। दोबारा शेयर करता हूँ। अच्छा, स्क्रीन को जिन लग गया। हाँ, तो करेक्ट जवाब क्या है कि मास नंबर कैन बी इक्वल टू एटॉमिक नंबर। ये डी वाला ऑप्शन करेक्ट है। विच स्टेटमेंट अबाउट अ मॉलिक्यूल इज इनकरेक्ट। अब मॉलिक्यूल के बारे में कौन सा गलत है, इनकरेक्ट। अब गलत स्टेटमेंट को ढूंढना पड़ेगा। मॉलिक्यूल्स ऑफ अ सब्सटेंस आर सिमिलर। एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल सिमिलर है, हाँ वो तो ठीक है। पानी ले लो, पानी, पानी सब्सटेंस है, उसके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल है H2O, 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 सब के सब सिमिलर है, तो ये तो सही है। हमने गलत स्टेटमेंट देखना है, इनकरेक्ट। हेमोग्लोबिन इज होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। हेमोग्लोबिन एक होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, ये गलत है। तो ये हमारा दुरुस्त जवाब होगा, लेकिन इसमें एक और प्रॉब्लम भी है। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अ मैक्रो मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक मैक्रो मॉलिक्यूल है, ये भी गलत है। ऑक्सीजन एक माइक्रो मॉलिक्यूल है, छोटा मॉलिक्यूल है, ये भी गलत है। इट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। मॉलिक्यूल आजादाना तौर पर पाया जा सकता है, ये सही स्टेटमेंट है। अब यहाँ पर सवाल ही गलत लिखा गया, सवाल के अंदर गलती हो गई है। वो आपसे कहते हैं कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो इसमें बी और सी दोनों इनकरेक्ट है। ये जो 26 वाला सवाल है, इसके अंदर एक और ऑप्शन होना चाहिए था, वो है ऑप्शन ई होना चाहिए था। ऑप्शन ई के सामने लिखा होता था बोथ बी एंड सी। लेकिन आप लोगों ने जो भी क्लिक किया था, बस नंबर आपको मिल गया। A species having positive or negative charge is called। अब ये आसान सवालात आ गए। जो जिस चीज पर स्पीशीज एक बायोलॉजी में लफ्ज है, वो दफा करो बायोलॉजी में ही उसको उधर दफनाओ। केमिस्ट्री में स्पीशी का मतलब है चीज, समथिंग, राइट।
तो अस्पीशी हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, जिसमें पॉजिटिव नेगेटिव उसको आयन कहते हैं। बात ये खत्म, इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये डिस्कस हो गया है। एन आयन बेरिंग पॉजिटिव चार्ज, अब ये जिस पर प्लस का चार्ज है उसको केट आयन कहा जाता है, ये भी आपको आसानी से समझ आ गया, उस पर ज्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है। एन आयन हैविंग नेगेटिव चार्ज, इसका जिस पर नेगेटिव चार्ज उसको बोलते हैं एन आयन। तो इसमें भी हमें ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब ये है 30, फॉर्मेशन ऑफ केटाइन इज, पॉजिटिव आयन जब बनता है ये एक्सोथर्मिक है, एंडोथर्मिक है, ये क्या है, थोड़ा इंतजार करें। जब किसी न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन मौजूद हो, उस पर कोई चार्ज नहीं है, इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए अगर आप इधर खड़े हैं तो आपको एनर्जी देनी पड़ेगी, एनर्जी, ENER, एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर जाकर ये इलेक्ट्रॉन बाहर चला जाएगा और इस एटम के ऊपर प्लस का चार्ज आएगा, यानी केटायन बनेगा। तो जब एनर्जी आप दोगे, इसको कहते हैं एंडोथर्मिक। एंडो, एंडो अंदर, एंडो का मतलब है अंदर, इसको याद रखिए। एंडो इसका मतलब है अंदर, एक्सो का मतलब है बाहर। सो ये एंडोथर्मिक, इसका जवाब, दुरुस्त जवाब ये है। केटायन जब बनेगा तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस है, सी करेक्ट। एनाइन आर लार्जर देन देयर, एनाइन बड़ा है, किस चीज से बड़ा है, ये जरा बहुत स्पेशल टॉपिक है, इसके बारे में आपको नीचे इधर बताना चाहूंगा। यहाँ पर सपोज ये आपका एटम है, शुरू में इसने कोई इलेक्ट्रॉन लॉस नहीं किया हुआ है, अगर कोई शख्स इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है, इलेक्ट्रॉन ऐड कर देता है, तो इलेक्ट्रॉन के ऐड करने से एक तो इसके ऊपर माइनस का चार्ज आएगा, दूसरा इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ये बात आप याद रखिएगा कि नेगेटिव आयन का साइज अपने पेरेंट, ये जो पहले पढ़ा हुआ था उसको बोलते हैं पेरेंट, पेरेंट एटम से उसका साइज बड़ा होता है। इसी तरह अगर किसी एटम से आप इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे, पॉजिटिव आयन बनेगा, पॉजिटिव आयन का साइज अपने पेरेंट एटम से छोटा होता है, बस ये अपने याद रखना है। सो एन आयंस आर लार्जर देन देयर पेरेंट मॉलिक्यूल्स, गलत, पेरेंट एटम्स ये सही है, पेरेंट एटम से वो बड़ा होता है। एनी मॉलिक्यूल स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव चार्ज, अब कोई मॉलिक्यूल उस पर पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं, एटॉमिक आयन, गलत, वो तो आपसे मॉलिक्यूल के बारे में पूछ रहे हैं ना, तो मॉलिक्यूलर आयन होगा, तो ए सही है। मॉलिक्यूलर आयंस आर फॉर्म इन एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, मॉलिक्यूलर आयन को बनाया जाता है एक मशीन के अंदर, उस मशीन का नाम क्या है, उस मशीन का नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इस पर थोड़ी सी तफसील देकर आपको मैं छुट्टी देता हूं, क्योंकि अभी मैंने फिजिक्स के लिए शहजादा साहब को भी इनवाइट किया हुआ है, उससे मैंने रिक्वेस्ट किया आप थोड़ा थोड़ा सा लेक्चर्स हमारे लिए रिकॉर्ड करना शुरू करें ताकि हम अपने स्टूडेंट को वक्त दे दें। तो वो आज आ रहा है, दूर से आते हैं, अ, एक घंटे के लिए मेरे साथ होंगे। मैं आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के बारे में बहुत ही प्यारा सा कोई चीज आपको बताने जा रहा हूँ, वो जरा सुन लें, बहुत स्पेशल है, बहुत स्पेशल है। मास स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर एक ऐसा ट्यूब है, इधर मिकनातीस रखा गया है, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये मैं फिलहाल सिर्फ आप लोगों का सादा वो जवाब दे रहा हूँ। इधर बिजली का प्लेटें भी पड़ी हुई है, पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट, उसको मैं शो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जरा देखो हम लोग करते क्या है, कोई मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल है उसका कोई सैंपल होगा ना, बहुत बड़ा सा सैंपल भी तो होगा ना,
वो सैंपल अभी मॉलिक्यूल का है, कोई सैंपल है, वो सैंपल हम लोग यहाँ पर डाल देते हैं, यहाँ पर वो सैंपल हम लोग डाल देते हैं। अब सपोज करते हैं उस सैंपल के अंदर मैं दो मॉलिक्यूल्स को शो करता हूँ, ठीक है, दो मॉलिक्यूल्स को। एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है, ये दो मॉलिक्यूल है। क्या आपको पता है कि हर मॉलिक्यूल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? बिल्कुल, मॉलिक्यूल के अंदर भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यार। अगर एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन है तो मॉलिक्यूल के अंदर भी तो इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि मॉलिक्यूल तो एटम्स मिलकर बना हुआ है। तो मैं आप लोगों की आसानी के लिए इस मॉलिक्यूल के ऊपर यहाँ पर ई लिख लेता हूँ। ई, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है, मैं ई लिख लेता हूँ। और इस मॉलिक्यूल पर भी मैं ई लिख लेता हूँ, ताकि आपको पता चले कि ये एक इलेक्ट्रॉन है। इस मशीन के अंदर हम एक तेज रोशनी, जिसे कहते हैं कैथोड रे, तेज रोशनी, कैथोड रे के बारे में आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर में बता दूंगा। कैथोड रे, ये कैथोड रे इनके ऊपर बम्बार्ड किया जाता है, बहुत एनर्जी वाला रेज है। ये क्या करते हैं, ये जब इस मॉलिक्यूल पर पड़ते हैं ना, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल दिया जाएगा, और वो जो रेज है वो इस इलेक्ट्रॉन को भी क्या कर देंगे, निकाल देंगे। सो व्हाट विल हैपन, कि ये जो मॉलिक्यूल है और ये जो मॉलिक्यूल है, अब इनके ऊपर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इलेक्ट्रॉन नहीं है तो व्हाट विल फॉर्म, जल्दी मुझे जवाब दीजिए, चलो शाबाश, क्या बनेगा? अब इलेक्ट्रॉन इनका जाया हो गया, फटाफट जवाब दीजिए, टाइम खत्म हो गया है। शाबाश, जवाब दीजिए, क्या बन जाएगा? टाइप कर दो, टाइप कर दो, टाइप कर दो, टेक योर टाइम, टाइप कर दो। मोहम्मद अरसलान कह रहे हैं कि आइन बनेगा, आपका जवाब दुरुस्त है। जुल्कार उमरानी ने उससे भी ज्यादा अच्छा जवाब दिया, खेट आइन बनेगा। अनीस रहमान अपने साथ कहा आइन 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 आइन, यस आइन बनेंगे, खेट आइन बनेगा, ये आइन बनेगा। सपोज ये जो तीन दायरे वाला मालिक्यूल है ये ए है, और ये जो दो दायरे वाला मालिक्यूल है ये बी है। इसमें से एक वजनी है, एक हल्का है। ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है चार्ज। एक तो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ई का मतलब है चार्ज। हर मॉलिक्यूल का अपना चार्ज भी है, हर इलेक्ट्रॉन का अपना मास भी है। हर इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी है, इलेक्ट्रॉन का मास भी है। अब ये बहुत मोटा है, एक बहुत वजनी मॉलिक्यूल है, तो ये जो वजनी मॉलिक्यूल है ये ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा सा इधर बेंड करेगा। मैग्नेटिस का जो फील्ड है ना, उसके अंदर ये बेंड करेगा, बेंड करेगा, बेंड करेगा, और यहाँ पर एक प्लेट रखा हुआ है। इस प्लेट पे यहाँ पर गिर जाएगा मॉलिक्यूल ए, जिसका वजन ज्यादा है, मास ज्यादा है, वो इधर गिर जाएगा। वो जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो थोड़ा सा हल्का है, तो वो क्या करेगा, वो इतना ज्यादा, वो उसकी कर्वेचर काफी ज्यादा होगी ना, वो बहुत, वो तो उसकी कर्वेचर के ज्यादा होने की वजह से वो यहाँ पर गिरेगा। मतलब वो मॉलिक्यूल जिसका वजन में थोड़ा सा भी फर्क हो ना, उसके वो अलग अलग जगहों पे हिट करेगा। अब तो दो तरह के मॉलिक्यूल बने, तो दो जगहों पर हिट करेंगे। अगर आपके सैंपल में 3 या 4 या 10 तरह के मॉलिक्यूल्स थे, तो 10 किस्म के मुख्तलिफ वजन वाले आयन बनेंगे। और सबसे मजे की बात, हर आयन का अपना ई अपान एम रेशो होगा। इसको बोलते हैं चार्ज टू मास रेशो, चार्ज टू मास रेशो। हर मॉलिक्यूलर आयन का अपना चार्ज टू मास रेशो होगा। तो वो डिफरेंट होगा, अगर अगर मॉलिक्यूल डिफरेंट है तो डिफरेंट मॉलिक्यूलर आयंस अलग अलग जगहों पर हिट करेंगे। यहां से हिट करने से करंट पैदा हो जाएगा, एक हल्का सा करंट पैदा हो जाएगा, और इसके भी करंट पैदा हो जाएगा। उस करंट को फिर हम कंप्यूटर में ले जाएंगे, वहां से कंप्यूटर से पता चल जाएगा
कि ये कितना, इसका मास कितना था, इसका मास कितना है, कितना इसका मास है, और साथ साथ इसका परसेंटेज अबंडेंस कितना है, परसेंटेज अबंडेंस, ये भी पता चलेगा। हर खासकर आइसोटोप का जब हम डिस्कस करेंगे, आइसोटोप्स, डिफरेंट आइसोटोप्स का वजन डिफरेंट होता है ना, एक ही एलिमेंट के आइसोटोप्स का वजन डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तो वो उसका परसेंटेज अबंडेंस भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। मुख्तलिफ परसेंटेज अबंडेंस आपको दे देंगे। जो आइसोटोप जिधर गिरेगा उधर करंट पैदा होगा, उस करंट से उसकी अबंडेंस का पता चलेगा। कुछ आइसोटॉप्स की रिलेटिव अबंडेंस बहुत ज्यादा है, कुछ का बहुत कम है, तो वो इस तरह से। ये जो मशीन है इसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर या मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। इसका नाम मैंने एफएससी में सुना था, फिर मैंने बैचलर लाइफ में, फिर यूनिवर्सिटी लाइफ में, सब में मैंने इसका नाम सुना था, लेकिन जब मैं यूएसए गया मैंने अपने हाथों से मास स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल किया तो मुझे बहुत मजा आया। आई रियली रियली लव्ड इट, कि मैंने जो चीज, जो कंपाउंड्स मैंने अपने से बनाए थे उनका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी मैंने कर ली। ठीक, सो यहाँ पे फुल स्टॉप लगा लेते हैं, तो दादा साहब मेरे ख्याल से आ गए हैं। सो जस्ट हियर, वापस चलते हैं, ये तो था मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। यहाँ पर हो गया आखिरी ऑप्शन, जरा देखिए, द मास ऑफ मॉलिक्यूलर आयन कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम इट्स। अब ये देखो, मॉलिक्यूलर आयन का मास आप किस चीज से फाइंड करोगे, तो आपको पहले से जवाब को पता चल गया है, चार्ज टू मास रेशियो। ई अपॉन एम आपको जिधर नजर आ जाए वो आपका दुष्ट जवाब है। चार्ज टू मास रेशियो आप चेक करें कहां पर है, ए, यहाँ पर जवाब है। बाकी इंशाल्लाह कल कर लेते हैं। होप यू एंजॉय इट।